Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching Why Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। किसका पार्ट 2? लव फिलॉसफी का। यानी कि इससे पहले मैंने एक आपको पोएम एक्सप्लेन करवाया था, लव फिलॉसफी बाय पीवी शैली। इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया था और समरी भी जो है हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में आप लोग आई होप थीम के लिए आए होंगे और साथ में आए होंगे इसके आगे लिटरेरी डिवाइस, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स को जानने के लिए, अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए और समझने के लिए। तो अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन और समरी को जो है वो सॉल्व किया हुआ मिलेगा और समझाया हुआ मिलेगा। अभी हम लोग थीम की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम लोग थीम्स को डिस्कस करते हैं। थीम्स मतलब क्या हुआ? कुछ विषय वस्तु, यानी कि इसमें हम लोग को जो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर एंड लव, यानी कि प्रकृति और प्रेम का जो है वो कितना ज़्यादा कनेक्शन होता है, कितना ज़्यादा जुड़ाव होता है। तो शैली यूजेस नेचुरल इमेजरी टू suggest that everything in the universe is interconnected. The fountains mix with rivers, rivers mix with oceans, wind blend, mountain kisses the heavens, and so on. This interconnectedness serves as an argument for love and unity between ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वही सेम चीज़ है, शैली ने जो इसमें ये चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, नेचुरल इमेजरी को, और सजेस्ट किया है कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे कि झरने जो है वो नदी से मिलता है और नदी जो है वो महासागर, सागर, ओशन सबसे मिलता है। और जो विंड्स हैं वो ब्लेंड होते हैं, यानी कि एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। जो हवाएं हैं वो एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। माउंटेन जो है वो हेवंस को, स्वर्ग को, यानी कि आसमान को जो है वो किस करती है। और ये सब चीज़ें, यानी कि कोई भी अकेला नहीं यहाँ पे रह रहा है। तो ये सब चीज़ें ये शो करती है कि कितना जो प्यार है वो एक दूसरे से मिल कर के आता है, एक दूसरे का मिलान है तो प्रेम हो ही जाता है, और एक यूनिटी है। इस तरीके से वो अन्य प्राकृतिक तत्वों को जोड़ते हैं और यह जुड़ाव मनुष्य के बीच में प्रेम और एकता का जो है वो एक प्रतीक। यानी कि जब भगवान ने ये नेचर बनाया, ये ब्रह्मांड बनाया, तो चीज़ें इस तरह से बनी है कि हर चीज़ें अकेली नहीं बनाई उन्होंने, हर चीज़ें पेयर अप में हैं और बहुत ज़्यादा उसमें प्रेम है। इसी ये सब प्रेम के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं और इस एग्जाम्पल्स को देख करके जो मनुष्य हैं उनके अंदर प्रेम और यूनिटी यानी एकता जो है वो आई है। अगला हमारा थीम है अनफुलफिल्ड लव एंड डिज़ायर। अब मतलब कि कुछ चीज़ें जो अनफुलफिल्ड है, जैसे कि प्रेम और इच्छा। तो देखते हैं क्या है इसमें। द स्पीकर एक्सप्रेसेस लॉन्गिंग फॉर देयर बिलोव्ड अफेक्शन। अब इसमें जो स्पीकर है वो अपनी प्रेम की तीव्र आकांक्षा को भी व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी प्रेमिका फिर उनसे प्यार करती नहीं है, तो फिर क्या मतलब है इसका। द रेटोरिकल क्वेश्चन, why not I with thin, and the concluding plea, what are all these kissing worth if the kiss not me, emphasize the speaker's yearning। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि जो स्पीकर हैं, यानी कि जो पोएट है, वो ये अपने उसकी आकांक्षा, बहुत तेज तीव्र आकांक्षा बता रहे हैं, तीव्र इच्छा जो है प्रकट कर रहे हैं अपनी प्रेम के लिए। और पंक्ति में जब वो ये लाइन कहते हैं वाई नॉट आई विथ हन, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं। और अंतिम पंक्तियों में वो ये भी इसमें लिखा रहता है व्हाट आर ऑल दीज किसिंग वर्थ इफ़ दो किस नॉट मी, यानी यदि तुम मुझे नहीं चूमते तो इन सभी चुंबनों का क्या मूल्य है। मतलब ये इसका मतलब हुआ, ये आपकी पोएम में जो है वो लास्ट के लाइन में लिखा गया होगा। तो यानी कि इतना ज़्यादा पूरे भगवान ने पूरे ब्रह्मांड में इतना ज़्यादा प्रेम फैलाया है, यानी कि रिवर, ओशन, ये कोई ऐसा तो नहीं जो इंसान ने बनाया है। जब भगवान ने इतना ज़्यादा ओशन और रिवर का मेल बनाया, आसमान, पहाड़, झील, झरने सब जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो फिर जब तुम मुझसे फिर प्यार क्यों नहीं करती, क्योंकि इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। तो इस सब एग्जाम्पल का फिर क्या मायना रह जाएगा। ये सब एग्जाम्पल जो हमारे लिए सेट हुए हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करती तो फिर इस पहाड़ों का मिलना, इस सागरों का मिलना, इस ओशन का मिलना, इसका फिर क्या मतलब रह जाएगा। इस लाइन का फिर ये मतलब है, ठीक है। और जो स्पीकर है यानी कि जो पोएट है, उनकी गहरी लालसा को ये उजागर, यानी कि इस पोएम में वो कितना ज़्यादा अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं और उसको चीज़ों को वो स्पष्ट कर रहे हैं। वो उनकी तीव्रता को, आकांक्षा को, डिज़ायर्स को जो है वो शो करता है कि वो अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करते हैं। अगला है थर्ड, डिवाइन लॉ एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ लव।
ठीक है। थर्ड हम लोग समझते हैं, मतलब कि दैवीय नियम, कुछ नियम हैं और प्रेम क्यों इतनी अनिवार्य है। ठीक है। द पोएट सजेस्ट दैट लव इज़ अ नेचुरल। पोएट ये बताते हैं, ये सुझाव देते हैं कि लव जो है वो बहुत स्वाभाविक है और डिवाइन फोर्स है, यानी कि भगवान की दिया हुआ शक्ति है। जस्ट एज एलिमेंट इन नेचर, जैसे कि नेचर में एलिमेंट्स है, आर बाउंड टू मिक्स, किस एंड इम्बर्स। जैसे कि नेचर में कितनी सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मिक्स हो रही हैं, जैसे कि हवाएं, है ना, किस हो रहा है, जैसे कि पहाड़ आसमान को कर रहा है। एंड एम्बर्स कर रहा है। एम्बर्स मतलब कहाँ होता है, किसी चीज़ को गले लगाना, स्वीकार करना, प्रेम या स्नेह जताना। तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो एक दूसरे को किस कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। एंड द फ्रेज ऑल थिंग्स बाय अ लो डिवाइन implies that love is an essential and ordained part of existence। और ये सब चीज़ जो दुनिया में है वो इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि जो लव है वो कितना ज़्यादा असेंशियल है और इसका होना कितना ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका कितना एग्जिस्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। नाउ हमने इसमें जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट थीम्स थे वो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया है। नीचे जो है हम लोग अब चलते हैं और नीचे हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की तरफ। स्ट्रक्चर और फॉर्म का मतलब होता है पोएम का संरचना किस अकॉर्डिंग हुआ है और रूप किस अकॉर्डिंग हुआ है। जैसे कि ये सब जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, पोएम्स पढ़ा रही हूँ ना, तो ये सब आपके काफ़ी मास्टर्स डिग्री में हेल्प कर रहे होंगे, या आपके नेट की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे, या आप लोग मतलब ग्रेजुएशन से तो ये ऊपर का है जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़िए। मैं स्ट्रक्चर्स लेकर के अगर आ रही हूँ कि स्ट्रक्चर और फॉर्म है, तो ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हटा दो, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है लव फिलॉसफी का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म क्या है। तो अगर आप बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म कोई हो सकता है लव फिलॉसफी का सिर्फ थीम्स ही आपसे पूछे कि राइट द थीम्स ऑफ लव फिलॉसफी पोएम बाय पी.बी. शैले। तो इस तरीके से, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जान जाएंगे इस टॉपिक के बारे में तो आप लिख सकते हैं। नाउ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की तरफ देखिए तो किस तरीके से स्ट्रक्चर, संरचना किस तरीके से हुआ है, क्या फॉर्म है। तो पहला है कि द पोएम कंसिस्ट ऑफ 2 8 लाइन स्टैंजाज। इस पोएम में जो है वो 8 लाइन की 2 पंक्तियां हैं, 2 पैसेज है, 2 स्टैंजा है, यानी कि एक स्टैंजा और दूसरा स्टैंजा, 2 स्टैंजा है और दोनों स्टैंजा में 8 लाइन है। और इसका जो राइम थीम है, इसका जो राइम स्कीम है वो है A B C D। ठीक है। ईच स्टैंजा बिल्ड अप ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट यूजिंग नेचर्स यूनिटी एज एविडेंस कल्मिनेटिंग इन अ डायरेक्ट प्ला फॉर द बिलोव्ड लव। अब यहाँ क्या है कि सभी स्टैंजा में जो है वो प्रकृति के मौजूद होने का, वो दोनों एक प्रकृति की एकता का, ये सब चीज़ों का जो है वो बात किया गया है। और अंततः प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका से जो है वो अनुरोध कर रहा है। अगला है द यूज़ ऑफ इन जैम्बेंट लाइन फ्लोइंग इनटू द नेक्स्ट विदाउट अ पोज, यानी कि एक लाइन, इंजैम्पमेंट का मतलब क्या होता है, इंजैम्पमेंट का मतलब होता है लाइन फ्लोज, यानी कि लाइन जो है वो फ्लो कर गई, यानी कि दूसरे एक के बाद एक लाइन आ रही है नेक्स्ट विदाउट, कोई भी पोज लिए बिना ही, कोई भी ब्रेक लिए, फुल स्टॉप के बिना ही आ रहा है। तो ये एक फॉर्म है, तो इसमें इस चीज़ का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है? इंजैम्पमेंट का। अगला है क्रिएट्स अ स्मूथ कॉन्टीन्यूस इफेक्ट। इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ कॉन्टीन्यूस, जब आप गाना गाते हैं, सुनते हैं, तो कुछ कुछ गाने में म्यूज़िक आता है तो वो थोड़ा सा अलग टोन का होता है, और कुछ बड़े फास्ट गाना चलता है, फिर उसमें रैप आ जाता है, मतलब गाना रुकता नहीं है, पोज नहीं ज़्यादा लेता, तो वो अलग है। तो इसमें भी ये भी पोएम कुछ इस तरह का है जिसमें पोज नहीं है, कंटिन्यूस इफेक्ट का यूज़ जो है वो किया गया है। ठीक है, जिसमें यूनिटी और वो सब चीज़ों को जो है वो मर्ज किया जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करें लिटरेरी डिवाइस का, तो लिटरेरी डिवाइस में हमारा फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को अगर हम लोग पढ़े, यानी कि मानवीकरण को हम लोग अगर पढ़े, तो नेचर इज़ गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़। नेचर जो है वो ह्यूमन क्वालिटीज़ देता है, जैसे कि हमारी जो प्रकृति है उसमें ह्यूमन की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि फाउंटेन जो फव्वारे हैं वो
उसका मिलन से उसको यानी कि मिंगल से उसको जोड़ा गया है। रिवर को जो है वो मिक्स यानी नदियाँ जो है उसका मिश्रण से जोड़ा गया है। माउंटेन को जो है वो किस से जोड़ा गया है, चूमने से जोड़ा गया है। वेव्स को जो है वो गले लगाने से, स्लैप से जोड़ा गया है। सो दिस पर्सोनिफिकेशन स्ट्रेंथ द आर्ग्यूमेंट दैट लव इज़ एज नेचुरल एज देयर एक्शन। तो इससे ये पता चलता है कि सब जो लव है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है और हम लोग की ह्यूमन के एक्शन से मिलता है। अगला है रिपीटिशन एंड पैरेललिज्म, यानी कि दोहराव और किसी भी चीज़ को दोहराना, और पैरेललिज्म मतलब समान तरह से चलना। सो द रिपीटिशन ऑफ अ स्लैप्स, यानी कि स्लैप का जो गले लगाने का जो है वो उसको रिपीट किया गया है। एंड किस को भी जो है वो रिपीट किया गया है। ऐसे शब्दों को जो है वो बार बार रिपीट किया है और ये दिखाया है कि कितना एकता है और मजबूती का ये चीज़ को जो है वो पैरेलल बार बार दिखाया गया है। इस सबका यूज़ कर करके ये शो करने का कोशिश किया है। थर्ड है हमारा रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन मतलब वाक्य प्रश्न, मतलब कि कोई भी इस तरह का प्रश्न। द पोएम एंड्स एन इमोशनल, जैसे कि लास्ट में एक प्रश्न पूछ करके ख़त्म करना, कि एक अपील किया उसने अपनी प्रेमिका से किस तरह से कि वो क्यों नहीं प्यार करती या क्यों नहीं वो प्यार करती। इस तरीके से जो है वो अंत में भी एक क्वेश्चन मार्क लेकर के ख़त्म हुआ है कि अगर वो प्यार नहीं करती तब इतने सारे एग्जाम्पल्स का क्या फ़ायदा। ठीक है। एंड फोर्थ है हमारा कॉन्ट्रास्ट, यानी कि विरोधाभास करना, किसी भी चीज़ में कॉन्ट्राडिक्ट अगर हो जाए चीज़ें, जैसे कि द पोएम सब्टली कॉन्ट्रास्ट द हार्मोनी इन नेचर, यानी कि कविता जो है प्रकृति के चीज़ों में प्रेम को वैसे तो जोड़ रही है, लेकिन जिससे उसके अकेलेपन की भावना आ जा रही है। लास्ट में जो है इतना प्रेम होने के बाद भी कवि जो है वो एक आइसोलेशन फील कर रहा है, अकेले अलोन फील कर रहा है। अगला कंक्लूजन पे अगर हम सारांश पे निष्कर्ष पे जाएं तो लव फिलॉसफी एक डीपली रोमांटिक पोएम है और परस्यूसिव पोएम है, काफ़ी ज़्यादा तर्कशील वाली पोएम है, रोमांटिक पोएम है। और वेयर शैली आर्ग्यूज दैट लव इज़ अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, जिसमें शैली ने इस बात का आर्ग्यूमेंट किया है कि जो प्यार है वो पूरा यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड का एक लॉ है जो नेचर से रिलेटेड है, क्योंकि भगवान ने इस चीज़ को बनाया है। एंड थ्रू विविड इमेजरी एंड अ लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज़ द पोएम कन्वेज बोथ द ब्यूटी ऑफ लव एंड द पेन ऑफ अनरेसिप्रोकेटेड अफेक्शन, यानी कि जहाँ शैली ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि प्रेम जो है वो प्राकृतिक नियम है, स्वाभाविक है कि सबको हो, और सुंदर प्राकृतिक छवियों और तर्क की एक प्रकृतिशील शैली एक माध्यम से कविता में सुंदरता और एक तरफा प्रेम का दर्द भी जो है वो बताते हैं। यानी कि प्रेम का पहले तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिया है उन्होंने, और लास्ट में उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि उनका जो प्रेम है, जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस तरीके से ये होता है कि उनका प्रेम जो है वो वन साइडेड लव है, उनको सामने वाले की तरफ से वो प्रेम जो है वो नहीं मिल रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो था, इसका जो मेरा मेन टॉपिक था, थीम को कवर कराना, स्ट्रक्चर और फॉर्म को कवर करवाना, स्ट्रक्चर फॉर्म को कवर करवाना, लिटरेरी डिवाइस को कवर करवाना और कंक्लूजन करवा करके फुल आपका नोट्स प्रिपेयर करना, तो ये हो चुका है और आपको समझा भी मैंने दिया है। तो आप इंट्रोडक्शन, समरी, सभी चीज़ को कवर करके फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 देख करके जो है वो नोट्स बना लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।